हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि ये काफी ज्यादा न्यूज में है प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या वो जजमेंट है और ये हमारे यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस के एंगल से, साथ ही साथ प्रीलिम्स के भी एंगल से। तो आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही जो लेक्चर में पूरे बने रहेंगे वहां पे डीपीएसपी और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मेंशन करा है दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एक्वायर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट ऑल प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी बाय सिंपली डीमिंग देम एज मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी। ये जो कीवर्ड है मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी, उसको ध्यान से समझना है। देखिए बहुत सरल भाषा में अगर हम समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर के ये कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आज के थोड़े समय पहले, देखिए इस चीज को हम लिंक करने की कोशिश करते हैं कि थोड़े समय पहले प्रॉपर्टी जो है उसका स्टेटस क्या हुआ करता था। पहले इसको हम आइए जान लेते हैं, ठीक है, तब ये स्लाइड आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी का इवोल्यूशन हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे आपको डिस्कस करने के लिए कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, देखिए हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1949 में 26 नवंबर, और वहां से लेकर के जो हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मना रहे हैं, अडॉप्शन हुआ, ठीक है, 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज लगे। अब ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। राइट टू प्रॉपर्टी जो हुआ करता था बेसिकली उसको इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज फंडामेंटल राइट था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात जब हम करेंगे तो ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, ठीक है, यानी कि ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था। फंडामेंटल राइट्स जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से बोरो किया है, आर्टिकल्स 12 to 35 पार्ट 3 में है, उसमें इसको आर्टिकल 19 में जगह दिया गया था। यानी कि अगर इसका वायलेशन होता है तो डायरेक्टली कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का और फंडामेंटल राइट का। इसी के साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो ये आर्टिकल 31 में भी इनको जगह दिया गया था, क्लॉज 2 में, राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कि ये दोनों ही आर्टिकल्स आप देखेंगे जैसा कि हमने डिस्कस करा 12 to 35, यानी कि ये दोनों उनके बीच में लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, देश को आजादी मिल गई। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी हुआ करता था वो सोशलिस्टिक पैटर्न पे हुआ करता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम हमारा देश आजाद होने के बाद में नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये हमारा सोशलिस्ट मॉडल हुआ करता था कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा चीजों को। और क्योंकि जब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है तो कई बार देखिए कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार के ऊपर है। अब मान लो कि गवर्नमेंट कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। अब लैंड एक्विजिशन एक समस्या भारत में आज भी एग्जिस्ट करता है। अब मान लो कि वो जमीन चाहते हैं लेकिन वहां के जो लोग हैं वो देने से इनकार कर रहे हैं, या कंपेंसेशन की भी बात कर रहे हैं जो शायद फेयर नहीं लग रहा है वहां के लोगों को, तो वो क्या करेंगे कि अगर सरकार जबरदस्ती करेगी तो वो कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, और मामला हो सकता है कि स्टॉल्ड हो जाए। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुक रहा था। ठीक है, तो ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आई और फिर इसके बाद में इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब होता है, ठीक है, तो ये 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हम देखेंगे कि आर्टिकल 31C को जोड़ा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 31C, अगर सी है तो आप कहोगे कि सर ए और बी भी हुआ करा। बिल्कुल, आंसर इज कि आर्टिकल 31A भी है और 31B भी है। ठीक है, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 31C के बारे में। ये क्या मेंशन करता है, ये कहता है कि आर्टिकल 39B और सी जो है, ठीक है, आर्टिकल 39B और सी, यानी कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से बोरो करा है, वो पार्ट 4 में है, आर्टिकल्स 36 to 51। तो ये आर्टिकल 39B और सी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है कि जुडिशियल रिव्यू तक भी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। मतलब अगर इनके अंदर कोई भी लॉ है तो बेसिकली यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा, कोर्ट कल को इनको मतलब नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता है। लेकिन इस चीज को आगे चल करके हम देखेंगे कि यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस को डाउनग्रेड किया जाता है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का टाइम होता है 1978 का, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया जाता है। अभी तक क्या था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A।
ये आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 300A में इसको जगह दे दिया गया। मतलब आप समझ रहे हैं कहां ये आर्टिकल 19 और 31 का हिस्सा हुआ करता था, वहां से ये आर्टिकल 300A पर आ गया। मतलब ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था जिसको लेकर के डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, वहां से ये डाउनग्रेड हो गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन रहा है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि सोशलिस्ट पैटर्न पे क्योंकि विकास नहीं हो पा रहा था, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रहती है, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स लाए जाते हैं और हमारी जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट पैटर्न से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाती है, जहां पब्लिक प्राइवेट रिलेशंस पे फोकस किया जाता है कि दोनों का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अकेले सरकार बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, उससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, तो इसलिए जब दोनों मिलकर के आएंगे तो तरक्की होगी। और इसीलिए देखिए बिजनेस करने के लिए जमीन को लेना जो है वो बहुत कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट काम है। हमेशा से हम देखे हैं फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो वो फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल हमेशा से रहा है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। तो सबसे पहले तो लैंड आता है ना, यानी कि ये जो फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये भी आप बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि ये लैंड, लेबर और कैपिटल का जो बात है और एंटरप्रेन्योर्स का, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट ये है कि लैंड, अगर लैंड ही एक्वायर नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, लैंड, लेबर, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हम देखेंगे, लेकिन यहाँ लैंड की बात है। अगर जमीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन ही मेजर चैलेंज होगा तो अपॉर्चुनिटी नहीं टैप हो पाएंगे, तो इसीलिए इस चीज पे फोकस किया गया। और राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अभी भी कंटेस्टेड है। नाउ हाल ही में कोर्ट ने रंगनाथ रेड्डी केस, ये स्टेट ऑफ कर्नाटका के साथ विवाद था 1977 में, थोड़ा सा ये भी आप देख लीजिए, स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी। ये केस होता है 1977 में। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करा जाता है कि देखिए ऐसे तो स्टेट का काम है कि वो लैंड को कहीं ना कहीं कंट्रोल करे, लेकिन कंप्लीटली प्राइवेट लैंड को कंट्रोल करना ये कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ मटेरियल रिसोर्स के नाम पे मतलब नहीं हो सकता है। और आगे चल करके यहाँ पे जस्टिस अय्यर डिसेंटिंग ओपिनियन के साथ थे, जिनके बात को आगे फुलफिल भी करा गया, लेकिन वापस से कोर्ट ने यहाँ पर फिर से कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उस पर हर बार सिर्फ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी के नाम पर, कि भाई हम सरकार जो है, हमारी इंटेंशन है कि हम एक कम्युनिटी का भला करना चाहते हैं, उसके नाम पर एक्विजिशन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत आसान भाषा में हमने समझाया है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल, ये आप लोग मेंशन करते चलिएगा। अब आर्टिकल 31C के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब इसके पहले थोड़ा सा आपको हम मेंशन करते हैं कुछ पॉइंट्स। तो आर्टिकल 31C के पहले जैसा कि हमने कहा कि भाई आर्टिकल 31A और B भी हुआ करता होगा। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बेसिकली 1951 में लाया गया था और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में डायरेक्टली सवाल पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो फर्स्ट हुआ था उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन्होंने आर्टिकल 31 बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इन्होंने आर्टिकल 31A और B को लाया था। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा 31A और B को। 31A जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, तो इन्होंने स्टेट को राइट दिया था कि स्टेट जो है उसके पास पावर होगा लैंड को मतलब एक्वायर करने का और वेलफेयर के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, सबके कल्याण के कॉन्सेप्ट से। और 31B जो है वो तो इम्यूनिटी देता था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि 9th शेड्यूल के बारे में बात करा गया था। ठीक है, 9th शेड्यूल का जन्म यहीं से हुआ था। 9th शेड्यूल आर्टिकल 31B कि वो लॉ जिनको आप चाहते हो कि जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट भी उन लॉ के ऊपर चैलेंज वो नहीं कर सकता है। कोर्ट देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो डॉक्ट्रीन है, अगर हम बेसिक ये कॉन्सेप्ट समझें, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो डॉक्ट्रीन है लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का, ये आर्टिकल 50 के तहत अगर हम देखेंगे डीपीएसपी में मेंशन है। ठीक है, तो एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आराम से काम चलेगा। लेकिन अगर जुडिशरी का काम क्या है, वो क्रॉस चेक करेंगे इन लॉस को। अगर जुडिशरी लॉस को क्रॉस चेक नहीं करेगा फिर तो एनार्की होगा, यानी कि ये एनार्की को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मनमानी ना हो, इसलिए 9th शेड्यूल के इस हिस्से को हटाया गया कि भाई जुडिशियल रिव्यू अगर कोर्ट कल को चेक ही नहीं कर पाएगा फिर तो कल को पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना देगा और फिर वो लॉ जो है वो मानना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने आर्टिकल 31C को 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने देख लिया था
25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इनको लाया गया था आर्टिकल 31C को, और इसके बाद में यहीं पर आर्टिकल 39B और C के बारे में बात करा गया है कि वो वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के बारे में आर्टिकल 39B और C जो है ये यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के एंगल से बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहां तक आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर वहां पे डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए इसके साथ साथ में अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। नाउ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या रहा है, थोड़ा सा इस बारे में भी समझते हैं। देखिए बहुत मतलब कट थ्रोट कंपटीशन हुआ 4:3 के जो वर्डिक्ट से, बेसिकली यहाँ पर जो वर्डिक्ट निकल के आया है, तो ये कहा गया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन होगा, देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप उन चीजों को रख सकते हो जो कम्युनिटी ऑफ द वेलफेयर के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्स की बात अगर हम कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्स यहाँ पे हो सकता है, लेक्स यहाँ पे हो सकता है, पॉन्ड्स यहाँ पे हो सकता है। ये सारा हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में तब रखेंगे जब इससे, क्योंकि सबका भला हो रहा है, ठीक है, इससे कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी की, मान लो भाई यहाँ पे कोई ट्राइबल्स रह रहे हैं तो उनका जो है वो भला हो रहा है, उस आदिवासी का, तो ये ट्राइबल्स के कंजर्वेशन के लिए, रिस्टोरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक बहुत अच्छा बात ये कहा है कि आज जो हमारा भारत है वो मूव कर चुका है सोशलिस्ट पैटर्न से कहीं ना कहीं लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल। ये मेंस में आप लोग जरूर लिखिएगा दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एम्फसाइजेस दैट इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम सोशलिस्ट पैटर्न टू लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल। ओके, तो ये है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जो जजमेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ में अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग अगर आप मतलब यूपीएससी की तैयारी में हैं, आप 2026 2027 इसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, या स्टेट पीसीएस के लिए भी, तो आपके लिए कविश आईएएस जो है वो कोलकाता में हमारे सेंटर्स हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ वीआईपी रोड सेंटर और हाजरा रोड सेंटर में। तो आप यहाँ पर आकर के आप प्रॉपरली अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको काउंसिलिंग लगे, किसी भी तरीके से आपको जो हेल्प लगता है, वो यहाँ पर बिल्कुल आपको स्टडी मटेरियल से लेकर के एवरीथिंग, आपको कोई डाउट जो है वो नहीं रह जाएगा। और यहाँ बेसिकली आपको आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का। देखिए अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये चीज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है कि नैरोज गवर्नमेंट स्कोप इन एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि बेसिकली जो सरकार का स्कोप रहा है इसको नैरो करता है। तो कल को सरकार किसी के भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कल को नहीं ले सकती आसानी से, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो कम हुआ है, नैरो हुआ है। सेकंड पॉइंट है सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है इन्होंने भी इस टर्म को मेंशन करा था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इनका नाम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डेमोक्रेसी हमारा हमेशा से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जब आप एंगल बात करिएगा तो डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा से हमारा 3 पिलर्स में है। ठीक है, एक है बेसिकली सोशल, दूसरा हम देखेंगे इकोनॉमिक, और तीसरा है पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर सकते हैं रेस्पेक्ट फॉर इवॉल्विंग मार्केट रियलिटीज। मार्केट रियलिटीज को ध्यान में रख करके डीपीएसपी का जो गाइडिंग पॉलिसीज है, यानी कि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। डीपीएसपी का गाइडिंग पॉलिसीज वेलफेयर स्टेट का। फिर है पीपल्स रोल इन शेपिंग इकोनॉमिक डायरेक्शन, लोगों का भी यहाँ पे रोल होगा। प्रोटेक्शन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, तो यहाँ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को बचाया जाएगा, जैसा कि हमने देखा कि ऐसे ही किसी को रैंडम नहीं शिफ्ट किया जाएगा। और रीइंफोर्समेंट ऑफ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल, ये मार्केट ओरिएंटेड, तो हमने जो देखा कि सोशलिस्ट से यहाँ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल पे शिफ्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो यहाँ हम थोड़ा सा डीपीएसपी को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन लेक्चर से काफी हेल्प मिल रहा है। अब डीपीएसपी की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखिए यहाँ हम थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के साथ में भी, क्योंकि ये आर्टिकल 19 उसका हिस्सा भी रहा है, और डीपीएसपी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ये पार्ट 3 में है और ये आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल्स 12 to 35, और ये पार्ट 4 में है और ये आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल्स 36 to 51।
इसी के साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो ये जस्टिसिएबल है, मतलब अगर इसका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। बेसिकली ये नॉन जस्टिसिएबल है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिकली ये मतलब इन्फोर्सिएबल है, नॉन इन्फोर्सिएबल है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। लेकिन वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के बारे में ये प्रमोट करता है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा जजमेंट हुआ चंपाकम दोराईराजन केस, चंपाकम दोराईराजन केस। अब इस केस में कहा गया कि कल को अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमेशा से प्रिवेल करेगा, ये ध्यान रखिएगा, एज पर द चंपाकम दोराईराजन केस, ठीक है। एक और केस ध्यान रखते हैं, दैट इज मिनेर्वा मिल्स केस। अब इस केस के तहत इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है वो एक फाइन बैलेंस मेंटेन करके चले, ठीक है। बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, और जबकि डीपीएसपी जो है दैट विल प्रमोट सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रहा है, किस तरीके से हमने इवोल्यूशन देखा है, ये भी चीजों को आप समझिए, ठीक है। और इस तरीके से आप इन चीजों को मेंशन करते चलिए। बाकी भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं डीपीएसपी की, जब आप बात करते हो तो इसका क्लासिफिकेशन करा गया है, ठीक है, यहाँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसका क्लासिफिकेशन करा गया है तीन प्रिंसिपल्स में, ठीक है। वो तीन प्रिंसिपल्स अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट जो आता है दैट इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल, और ये सोशलिस्ट का ही पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 39 बी और सी जो हमने पढ़ा ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल का ही पार्ट है। सेकंड है गांधीयन, ठीक है, सेकंड गांधीयन, और थर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो गांधी जी से जुड़े हुए जो विचारधारा है गांधीयन में, लिबरल में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो काफी न्यूज में रहा है आर्टिकल 44। तो ये तीन प्रिंसिपल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई नहीं करता, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको रखा है तीन कैटेगरीज में। सोशलिस्ट जो है उसी का ये पार्ट है आर्टिकल 39 बी। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बता दें जो इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि आर्टिकल 39 बी और सी जो है उनको ही मतलब प्रिविलेज दिया गया है एज कंपेयर टू आर्टिकल 14 एंड 19, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। ये बात अगर हम देखें तो आर्टिकल 14, जस्ट वेट अ सेकेंड, आर्टिकल 14 और 19 जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है तो ये मिस आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली वीडियोस को देख रहे हैं तो जैसा कि हमने कहा है कि आपका सब कुछ सिंसियरली कवर हो रहा है तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। नाउ 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1971 का, इन्होंने बेसिकली आर्टिकल 39 बी और सी की बात जब हमने देखी है, ठीक है, बी और सी की बात जब हमने देखी है तो इन्होंने इस चीज को प्राइमेसी दिया है एज कंपेयर टू आर्टिकल्स 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और आर्टिकल 19, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इनको प्रेफरेंस दिया गया है कि कल को मान लो आप कि इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये लगना चाहिए कि भाई 14 या 19 का जो है वो वायलेशन हो रहा है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा। तो ये पूरा का पूरा हमने एंगल देख लिया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक है लेकिन ये जरूरी है। नए चीफ जस्टिस हमारे अपॉइंट किए गए हैं, संजीव खन्ना साहब, और डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो भी रिटायर हुए हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को अगर हम बेसिकली देखें तो ये आर्टिकल्स 124 टू 147 में लाई करेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखें तो फिलहाल 34 जजेस हैं, और ये जजेस को कम या ज्यादा करने का जो पावर है ये किसके हाथ में है, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो थर्ड जजेस केस से कॉलेजियम निकल के आया था। तो कॉलेजियम सिस्टम की बात जब हम करेंगे जहां से जो अपॉइंटमेंट वगैरह, तो ये थर्ड जजेस केस से निकल के आया था, ठीक है।
और इसी के साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो पहला तो यही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, दूसरा ये है कि 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट, या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट, या एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। ठीक है, कई बार इस मसले में कहा जाता है कि सीक्रेसी है और नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म जैसा भी कॉन्सेप्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो जूरिसडिक्शंस हैं वो जूरिसडिक्शंस अगर हम देखें तो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 131 के तहत। ठीक है, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन की कल को सेंटर या स्टेट के बीच में, या फिर अगर स्टेट और स्टेट के बीच में, या स्टेट मतलब 2 और मोर स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ये आर्टिकल 131 जो है वो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन के बारे में मेंशन करता है कि ये एक्सक्लूसिव राइट होगा सुप्रीम कोर्ट का। अगर मान लो सेंटर और वेस्ट बंगाल के बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो ये एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होगा। ठीक है, ये ओरिजिनल जूरिसडिक्शन आर्टिकल 131 प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिट जूरिसडिक्शन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का है आर्टिकल 32, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 रिट्स के बारे में पढ़िएगा। हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्शियोररी है, को वारंटो है, और ये बेसिकली हेबियस कॉर्पस के बारे में है, सर्शियोररी है, को वारंटो है। ठीक है, इसी के साथ साथ में बेसिकली मैंडेमस है, और यहाँ हम कई सारे जो रिट्स हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो ये आर्टिकल 32 आप लोग ध्यान रखिएगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो रिट पावर है ये ब्रॉडर है। ठीक है, ये ब्रॉडर है, और यहाँ पे सर्शियोररी हमने देख लिया, को वारंटो और मैंडेमस, ये सारे जो हैं वो बेसिकली आपको, और एक जो है वो आप बिल्कुल होमवर्क आप समझिएगा या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो 5 रिट्स में से एक रिट कौन सा है। ठीक है, और हाई कोर्ट का कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हमने 32 में देखा है, हाई कोर्ट का आपको मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एपीलेट भी आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से हम सिविल, क्रिमिनल, स्पेशल लीव के तहत कर सकते हैं, या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह भी इसी का पार्ट है। तो ये सारे जो है वो ज्यूरिसडिक्शंस इसी में कवर होते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बेसिक हमने सुप्रीम कोर्ट का भी स्ट्रक्चर को देखा है। अब अगर रेजिग्नेशन की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के पास होगा, या अपॉइंटमेंट भी तो प्रेसिडेंट करेंगे। अगर हटाना है तो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का। ठीक है, तो वहां पे ये मेंशन करा गया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, वहां से इनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा स्पेसिफिकली किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। यूपीएससी स्टेटमेंट में आर्टिकल दे देगा जिसमें वो बोलेंगे कि लोकसभा के 100 मेंबर्स और राज्यसभा के 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, खैर ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, एंड आई होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी हैं। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिला है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके भी आप जरूर बताइएगा कैसा लगा है और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं। साथ ही जुड़े रहिए चैनल से, और भी फर्दर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बने हुए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।